हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2, जिसमें देखो पहले जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल साइंस के बारे में और इलेक्ट्रिकल शेप्स के बारे में। साइंस जस्ट लाइक अ सिंबल है ना, साइंस जस्ट लाइक एक तरह का समझो कि शेप होता है, जिसको हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपनीज में या फिर अलग अलग फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आपने देखा होगा कहीं पे डेंजर का साइन बना हुआ रहता है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का हाई वोल्टेज का साइन बना हुआ रहता है, कहीं पे आप हाईवे वगैरह पे जाते हो तो आपको साइड में एक साइन बना हुआ दिखता है, साइड में लिखा हुआ दिखता है कि इतने दूर पे हाईवे है ना। ट्रायंगुलर शेप का आपको साइन मिलता है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि ट्रायंगुलर शेप के साइन कहाँ यूज़ होते हैं, है ना, सर्कुलर शेप के साइन कहाँ यूज़ होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप के साइन कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन सा साइन किस चीज़ को दिखाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली साइन के इंपॉर्टेंस को समझेंगे, ताकि आप इन फ्यूचर में कभी भी कंपनी में विजिट करो तो आपको साइन बोर्ड देख करके समझ में आए कि ये साइन किस बेसिस पे लगाया गया है। रेड कलर का अगर बोर्ड है तो ये बहुत डेंजर को दिखा रहा है, व्हाइट कलर का बोर्ड है तो क्या दिखा रहा है, ग्रीन कलर का बोर्ड है तो क्या दिखा रहा है। ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, जो वीडियो है ये हमारा डेमो लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक डेमो लेक्चर अपलोड कर रखा है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 हमने पढ़ा रखा है डेमो बेसिस पे, ये टॉपिक नंबर 2 है। टोटल 4 टॉपिक हम लोग डेमो बेसिस पे पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में टोटल 7 से 8 टॉपिक है, लेकिन मैं 4 टॉपिक डेमो बेसिस पे पढ़ाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम अपने ऐप पे काम करते हैं, किस तरीके से हम अपने ऐप पे पढ़ाई पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप पूरा कोर्स परचेस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स, या फिर आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और आपका जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है, ये चारों सब्जेक्ट का अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो पूरे डिटेल लेक्चर के साथ, तो आप बस हमारे ऐप को विजिट करें। हमारे ऐप का नाम है क्लासोलॉजी, है ना। क्लासोलॉजी पे विजिट करें सिंपली, और वहाँ पे जा करके आप 1599 का पेमेंट करें, 1599 का पेमेंट करें, आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, है ना। स्टार्टिंग बेसिस पे आपको कुछ ऐसे मतलब कुछ वीडियोस होंगे जो रिकॉर्डेड बेसिस पे डले हुए हैं। ठीक है, और डेली आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते रहेगा, और अगर ज़्यादा इशू होता है तो फिर आपको लाइव सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पहले आप जाके ऐप पे विजिट करो, एक बार चेक करो कि ऐप में कैसा कोर्स चल रहा है, किस तरीके का कोर्स चल रहा है। उसमें भी कुछ फ्री कंटेंट मैंने दे रखा है, ताकि आप वहाँ से नोट्स चेक कर सकते हो, है ना। किस तरीके का वीडियो होता है वो सारा चीज़ चेक करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप जैसे ही हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे मेरा आपको ईमेल आईडी, मेरा आपको फ़ोन नंबर सारा कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बारे में मैंने ओवरऑल आपको इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहले भैया वाई साइंस, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हम कहीं पे किसी चीज़ को लिख करके नहीं बताते हैं, साइन का यूज़ करते हैं, क्यों, ऐसा क्या क्यों है ना। जैसे मान लो मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, तो हम वहाँ पे नहीं लिखते हैं कि गो थ्रू द अपवर्ड, लेकिन हम वहाँ पे एक ऐसे एरो बना देते हैं। जैसे मान लो कोई घर है जिसमें मुझे ऊपर की साइड में जाना है, तो हम वहाँ नहीं लिखते गो थ्रू अपवर्ड, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ऐसे एक एरो दिखा देते हैं, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि अरे मेरे को ऊपर जाना है ना। लिफ्ट वगैरह में नहीं लिखा हो रहता कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, बस एक एरो रहता है। तो यहाँ पे बात ये आ रहा है कि साइन हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई साइन आर इम्पॉर्टेंट, है ना, क्यों आप लिखावट की जगह पे साइन को यूज़ करते हो। तो इसके पीछे का रीज़न देखो। सबसे पहला देखो रिटन साइन, पहले मैं बताता हूँ कि पहले जो हम लोग करते थे वो क्या करते थे। तो पहले हम लोग रिटन साइन का यूज़ करते थे। देखो रिटन साइन आर द ट्रेडिशनल प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। ये क्या करते थे, ये पुराना ज़माना का एक सिस्टम था, ट्रेडिशनल था, बहुत पुराना सिस्टम था, जिसमें हम क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते थे, है ना। यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते थे। तो लिखावट ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता था, है ना, जिसके वजह से वो लिखावट को पढ़ते नहीं थे, बस नज़रअंदाज करके चले गए। तो रिटन साइन आर ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन टू गाइड। किसी भी चीज़ को गाइड करने के लिए हम लोग रिटन साइंस का पहले यूज़ करते थे। किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से किसी लोगों को बचाना है, तो हम लोग रिटन साइन मतलब लिख के बताते थे कि यहाँ आगे खतरा है ना। खतरा लिखा हुआ आपने देखा होगा।
अब के लोग थोड़ा डेवलप हो चुके हैं, अब के लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो चुके हैं। पहले के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको उनके लोकल लैंग्वेज में समझ में आता था, तो हिंदी या जो भी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है उसमें हम लोग समझाने की कोशिश करते थे, क्योंकि साइन के बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन ये अब ऐसा हो चुका है, अब ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है कि अब ज़्यादातर लोग साइन के बारे में जानते हैं कि ये साइन किसको बताता है, वो साइन किसको बताता है। जैसे आपके सामने अगर एक प्लस का साइन आ जाए तो आप समझ जाते हैं कि मेडिकल का साइन है ना। तो उसी तरीके से बहुत सारा साइन है, और इसको पढ़ने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी इन्फॉर्म करने के लिए आदमी पीपल्स को, देखो यहाँ लिखा हुआ है इन्फॉर्म पीपल टू इंडस्ट्री और वर्किंग प्लेस। तो पहले हम लोग ऐसा यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या है, अब देखो हम पिक्टोरियल साइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप दूसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल साइन का यूज़ करते हैं, या फिर पिक्टोरियल साइन को ही हम सिंबल का नाम देते हैं। तो पिक्टोरियल साइन एंड सिंबल आर द मोर इफेक्टिव देन द वर्ड्स। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं किससे, वर्ड्स से, है ना, मोर इफेक्टिव देन वर्ड्स। तो आपको पहला पॉइंट ये लिखना है कि साइन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पिक्टोरियल साइन जो होता है या पिक्टोरियल सिंबल जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वर्ड से, है ना। सिंबल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड मोर रैपिडली। देखो जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है वो बहुत ही रैपिडली और एक्यूरेटली लोगों को समझ में आता है, तुरंत माइंड में क्लिक हो जाता है, काफ़ी कम टाइम में लोगों को समझ में आ जाता है। तो सिंबल कैन बी रिकॉग्नाइज मोर रैपिडली एंड मोर एक्यूरेटली। साइंस जो होते हैं या सिंबल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। देखो ऑक्यूपाई लेस स्पेस, है ना। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, है ना। पहला पॉइंट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा मेन पॉइंट, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट तो बस ऐसे ही लिखा हुआ था, देखो आपका मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ हो गया कि पिक्टोरियल साइंस आर और सिंबल्स आर मोर इफेक्टिव देन वर्ड। जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वर्ड से। दूसरा हो गया सिंबल को हम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी रैपिडली और एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और तीसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कि जो साइन होता है ये ऑक्यूपाई करता है बहुत ही लेस स्पेस, बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई करता है। देखो साइन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ स्पेसिफिक रिटन लैंग्वेज। देखो साइन हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन विदाउट द यूज ऑफ स्पेसिफिक रिटन लैंग्वेज, मतलब हम बिना लिखे हुए, बिना किसी चीज़ को लिखे हम क्या कर सकते हैं, साइन के थ्रू समझ सकते हैं किसी चीज़ को। तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है कि मान लो अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो भी वो समझ सकता है कि क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। इस बोर्ड के थ्रू, मतलब साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू समझ सकता है। तो ये चौथा पॉइंट है। हमने ये कवर करा। फिर देखो पिक्चर कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज। देखो पिक्चर जो होता है, देखो सिंबल्स या साइन अलग चीज है। अब यहाँ देखो पिक्चर जो होता है, पिक्चर जो होता है ना बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को बहुत इजीली कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन को विदाउट द यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज, कोई बिना लैंग्वेज के लिखे हुए। तो ये हो गया भाई साइन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इससे आपके 5 पॉइंट आ सकते हैं कि साइन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको साइन यहाँ पे लिखना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बार बार आपको बता दूं, आप में से बहुत बच्चों को सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस जो भी आपका है उस सिलेबस के डिटेल में ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अप या डाउन नहीं हो रहा है, जो आपका सिलेबस है एक्यूरेटली मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, है ना। प्रॉपर जो आपको पढ़ाया जाना चाहिए वही मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसा देखा, बहुत सारे चैनल्स को, कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स झारखंड का बोल करके कुछ भी पढ़ा दे रहे बच्चों को, लेकिन वो नहीं है। जो सिलेबस एक्यूरेट है वो पढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि किसी का भी भविष्य का बात है। आपके एग्जाम आप तो पढ़ के चले जाओगे, लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि आप जाके देखो सिलेबस चेक करो, पहला सिलेबस में पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में, देखो मैंने पढ़ा रखा है। दूसरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल साइंस के बारे में, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो शॉक के बारे में होगा। तो ये धीरे धीरे मैंने यहाँ पे सारा कुछ कवर किया है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, करंट वगैरह के बारे में पढ़ाने लग रहे हैं। करंट वगैरह के बारे में यहाँ पे वो बात ही नहीं किया गया पहला चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में करंट वगैरह के बारे में बात किया गया है। एकदम अजीब सा हो रहा है। खैर आप लोग समझदार हैं, है ना, आप लोग एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा। चलिए अब हम बात करते हैं साइन कलर कोड। देखो अगर आपको कहीं पे कोई साइन देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको रेड साइन कहीं देखने को मिल रहा है, ध्यान समझना, अगर आपको कहीं पर रेड साइन देखने को मिल रहा है तो वो हमें डेंजर के बारे में बता रहा है कि भैया देखिए आगे बहुत खतरा है, ठीक है। या फिर हमको बोल रहा है कि एकदम रुक ही जाओ, आप मत जाओ आगे, डेंजर है, बहुत ज़्यादा डेंजर है।
लेकिन अगर आपको येलो साइन देखने को मिल रहा है, येलो साइन कहीं है, येलो बोर्ड कहीं है, अगर रेड बोर्ड है तो समझ जाओ डेंजर है, एकदम रोक देना है आदमी को, स्टॉप हो जाना है खुद भी। लेकिन अगर येलो बोर्ड दिख रहा है तो समझो कि आपको कॉशन यानी कि प्रिकॉशन बरतना है ना। आप उस जगह से क्रॉस तो कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, प्रिकॉशन बरत रहा है ना। अगर कहीं पे येलो बाउंड्री मारा हुआ है या फिर कहीं येलो बोर्ड लगाया हुआ है तो आप समझ जाओ कि आपको वहाँ पे प्रिकॉशन बरतना है थोड़ा, है ना। अब जा सकते हो लेकिन थोड़ा सा आस पास पे देख करके जाना है, ठीक है। अगर ऑरेंज लगा हुआ है, ऑरेंज बोर्ड है, ठीक है, तो ऑरेंज बोर्ड आपको एक वार्निंग दे रहा है, आप वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको एक चेतावनी दे रहा है कि देखिए आपको इससे नुकसान हो सकता है, आपको एक वार्निंग पहले ही दे दिया जा रहा है ताकि आपके मन में एक डर रहे, ठीक है। और अगर ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वो सेफ्टी को दिखा रहा है। इसीलिए जो मेडिकल वगैरह में कपड़ा वगैरह यूज किया जाता है वो ग्रीन कलर का यूज किया जाता है, प्लस साइन। ग्रीन कलर से दिखाया जाता है क्योंकि आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो आपको वहाँ पे सेफ्टी फील कराया जाता है कि आप यहाँ पे सेफ्टी के लिए आए हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि देखो अगर हमारे सामने, मैंने यहाँ पे ऐसे एक बोर्ड ले रखा है कि अगर आपके सामने डेंजर रेड कलर है तो आपको डेंजर का दिखाएगा, देखो ये रेड कलर डेंजर का दिखाएगा, ऑरेंज कलर आपको वार्निंग को दिखाएगा, है ना, और येलो कलर आपको कॉशन यानी कि प्रिकॉशन के बारे में बताएगा, और ग्रीन कलर आपको सेफ्टी के बारे में बताएगा। और अगर कोई नॉर्मल सा नोटिस देना है तो आप ब्लू कलर से नोटिस नॉर्मल सा लगा सकते हो, है ना। नॉर्मल सा कोई भी नोटिस अगर आपको दिखाना है कि ये भैया ये मैनेजर का ऑफिस है या ये हमारे मतलब एचआर का ऑफिस है, तो आप नॉर्मल ब्लू कलर के नोटिस बोर्ड से दिखा सकते हो। आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे ब्लू कलर का बोर्ड लगा रहता है नॉर्मल जगह पे, है ना। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कलर्ड और इल्यूमिनेटेड साइन बोर्ड्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज। जो हम कलर्ड साइन बोर्ड्स का यूज़ करते हैं या फिर इल्यूमिनेटेड एक इल्यूमिनेशन क्रिएट करके जो भी हम साइन बोर्ड का यूज़ करते हैं वो उसको हम लोग यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली सभी लोग जानते हैं। अब देखो एक बात यहाँ पे आता है, जैसे मैंने यहाँ नीचे में एक विजिबल स्पेक्ट्रम लगा रखा है, इसलिए लगा रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर रेड कलर को ही क्यों डेंजर से दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं येलो कलर को डेंजर से दिखाया जा रहा है, क्यों रेड को ही दिखाया जा रहा है। मान लो 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन आ गया कि क्यों रेड कलर को ही डेंजर से दिखाया जा रहा है, तो बाबू देखो रेड कलर जो होता है ना उसका वेवलेंथ आप देखो यहाँ पे, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है 625 नैनोमीटर से लेके 740 नैनोमीटर के बीच में होता है। रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है बहुत मैक्सिमम वेवलेंथ होता है ना। रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत ही मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, ठीक है। ये जो रेड कलर है इसका मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो बाबू मैक्सिमम वेवलेंथ होने से क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होने से होता है कि ये जो लाइट है ये आपको बहुत ही दूर से दिख जाएगा, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ होने से ये बहुत दूर से दिख जाता है, इसीलिए जब हमारा सनराइज या सनसेट होता है तो रेड कलर का ही हमें दिखता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ, रेड कलर का वेवलेंथ वाइट कलर में सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज से हम वार्निंग दिखाते हैं, कॉशन मतलब प्रिकॉशन के लिए येलो दिखाते हैं, ग्रीन हमारा सेफ्टी हो जाता है, और उसके बाद ब्लू वगैरह जो है, वॉयलेट वगैरह जो है वो आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना विवग्योर वाला कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हो, ये देखो भी बी है ना, और ये इसको आई इंडिगो भी बोलते हैं हम लोग, है ना, VIVBIGYOR, है ना, विवग्योर। तो याद रख सकते हो आप, यहाँ पे आपको विवग्योर चार्ट से आप याद रख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे रेड कलर का डेंजर के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ओसा लेबल एंड साइन कलर चार्ट। देखो ओसा एक मतलब समझ सकते हो कि एक ऐसा संस्था है जो आपको क्या बताता है, ये जो ओसा है ये एक संस्था है, तो ये आपको क्या बताता है, ये बेसिकली आपको बताता है कलर्स के कोड के बारे में, कि देखिए अगर हम कहीं पे कोई कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो किस पर्पज़ पे हम लोग लीगली यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला, अगर आप रेड कलर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे देखो आप, अगर आप रेड कलर यूज़ कर रहे हो बाबू, तो रेड कलर आपका किसके लिए होता है, रेड कलर डेंजर के लिए होता है, अभी हमने पढ़ा। ऑरेंज कलर वार्निंग के लिए होता है, येलो कलर कॉशन के लिए होता है, और ब्लू कलर नोटिस के लिए होता है ना। ग्रीन कलर फर्स्ट एड वगैरह के लिए होता है या सेफ्टी के लिए होता है। वाइट कलर जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, अगर वाइट कलर का कहीं बोर्ड तुम्हें दिख रहा है तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन को बता रहा है। मैजेंटा या येलो कलर रेडिएशंस को भी दिखाता है, मैजेंटा या येलो कलर रेडिएशन को भी दिखाता है। और अदर कलर अगर कुछ है तो वो एनीथिंग एल्स है, कुछ भी लगा सकते हो आप, जैसे पोस्टर वगैरह हम लोग जैसे तैसे बना लेते हैं ना, कहीं का एडवर्टाइजमेंट वगैरह का।
तो वो कोई एक पर्टिकुलर कलर का नहीं होता है, वो जैसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये ओसा लेवल साइन कलर चार्ट है, इससे भी आप पूछ सकता है कि येलो कलर किसके लिए होता है, ब्लू कलर किसके लिए होता है, व्हाइट कलर किसके लिए होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कौन से कलर का क्या कोड होता है। अब हम बात करने वाले हैं साइन शेप्स के बारे में, कि साइन का जो हमारा शेप होता है, किस तरीके का हमारा साइन का शेप होता है। ठीक है, इसको देखने वाले हैं। तो देखो हमारे पास बेसिकली 3 शेप्स होते हैं, है ना। हमारे पास बेसिकली कितने शेप्स होता है, 3 शेप्स होते हैं। एक होता है हमारा सर्कुलर शेप, दूसरा होता है हमारा ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, कितना, दूसरा क्या होता है हमारा ट्रायंगुलर शेप होता है, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है रेक्टेंगुलर शेप। तीसरा होता है हमारा रेक्टेंगुलर शेप। अब ये तीनों शेप अपने आप में एक वैल्यूज को रखता है। देखो इसमें क्या लिख रहा है, आर यूज टू गिव ऑर्डर यूजुअली समथिंग दैट यू मस्ट और मस्ट नॉट। मतलब ये कोई आपको यूजुअली ऐसा ऑर्डर देने वाला है। ये अगर कहीं कोई चीज़ सर्कुलर बोर्ड में लिखा हुआ है तो वो कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, वो आपको एकदम नॉर्मल से एक ऑर्डर देना चाहता है। ठीक है, ऐसा ऑर्डर देना चाहता है जो आप यूज़ कर भी सकते हो, मतलब उसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो अगर सर्कुलर साइन लगा हुआ है, कहीं पे गोल सा साइन लगा हुआ है, तो आपको ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। वो आपको एक ऑर्डर दिया जा रहा है, वो ऑर्डर आप कर भी सकते हो कंप्लीट, नहीं भी कर सकते हो। जैसे नहीं होता है कि रेड कलर का पूरा बोर्ड रहेगा, उसमें हाथ ऐसे देकर ऐसे क्रॉस लगा देगा, है ना। जैसे इस तरीके का आपका होगा, कभी आपने देखा होगा, शायद मे भी, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपने कभी इस तरीके का देखा होगा कि ऐसे रेड कलर का गोल सा रहता है, और इसमें आपका यहाँ पे ऐसे एक ब्लैक कलर का यहाँ पे ऐसे एक हाथ बना हुआ रहेगा इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का आपका यहाँ, सॉरी ये थोड़ा सा मेरे को, हाँ इस तरीके से एक यहाँ पे से हाथ बना हुआ रहेगा, जैसे समझ लेना यार। ठीक है, और इसमें ऐसे एक एरो बना हुआ रहेगा। तो इसमें हाथ से रोकने की ऐसे कोशिश करी जा रही है, या पार्किंग वगैरह में पी लिखा हुआ रहेगा, ऐसा करके रहता है। तो वो आपको नॉर्मली ऐसा कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, वो आपको कोई बहुत बड़ा मतलब ऑर्डर नहीं दे रहा है कि आप अगर नहीं पालन करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि देखो सर्कुलर साइंस जो होते हैं वो ऐसे साइन होते हैं जिसको यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मली ऑर्डर के लिए, डैट यू मस्ट और मस्ट डू नॉट, मतलब आप कर भी सकते हो, कर नहीं भी सकते हो। अच्छा, ट्रायंगुलर साइन किस लिए यूज करते हैं, तो ट्रायंगुलर साइन को ध्यान में रखना भैया, ये वार्निंग के लिए यूज किया जाता है। ट्रायंगुलर साइन अगर कहीं लगा हुआ है तो समझ जाओ कि ये वार्निंग के बारे में बताने वाला है, ये खतरा है आगे जाके। ठीक है, अपकमिंग हजार्ड्स, देखो अपकमिंग हजार्ड, अबाउट वार्निंग अबाउट अपकमिंग हजार्ड, आगे जाके खतरा हो सकता है। वो हजार्ड को बताने के लिए, हजार्ड मतलब होता है खतरा, तो आगे जाके खतरा हो सकता है। या फिर चेंज इन ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक के फ्लो में भी चेंज आने वाला है। जैसे होता है ना कि आप चल रहे हो हाईवे पे, अचानक से आपका चेंज होने वाला है, अगर मान लो वो ट्रैफिक फ्लो का चेंज हम नहीं दिखाएं ट्रायंगुलर साइन में, तो बहुत सारा आदमी लोग सीधा चलते चला जाएगा और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो चेंज इन ट्रैफिक फ्लो को दिखाने के लिए भी हम लोग ट्रायंगुलर साइन का यूज़ करते हैं। या फिर आगे जा करके जिस भी रास्ते में आप चल रहे हो, उस रास्ते में अगर कहीं ट्रायंगुलर साइन लगा हुआ है तो वो देख करके आप समझ सकते हो कि आगे जाके कोई हजार्ड होने वाला है, कोई खतरा आने वाला है। चलो रेक्टेंगुलर साइन की बात करें तो ये आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे आने वाला है जो आगे है। ठीक है, रेक्टेंगुलर साइन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, ये भी नॉर्मल सा साइन है। ठीक है, ये गिव्स यू सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये आपको कोई काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, जो आप आगे जाके देखोगे, जैसे आप हाईवे वगैरह पे जाते हो तो आपको लिखा हो रहता है कि ये जगह इतना दूर है ना, 500 मीटर में हाईवे का टोल टैक्स आने वाला है। तो ये सब आगे क्या होगा वो सब चीज़ रेक्टेंगुलर साइन में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सर्कुलर साइन ऑर्डर के लिए होता है जिसका आप पालन कर भी सकते हो, नहीं भी। लेकिन ट्रायंगुलर साइन वार्निंग के लिए होता है, आगे आने वाला जो भी वार्निंग है वो, या फिर ट्रैफिक फ्लो को चेंज के लिए। और रेक्टेंगुलर साइन किसके लिए होता है, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आगे है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कि इस तरह के साइंस का क्या मतलब है तो आप बता दोगे, आई होप। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के बारे में। देखो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का मतलब क्या होता है, हजार्ड मतलब होता है खतरा। और देखो इलेक्ट्रिसिटी से होने वाला खतरा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड। सीधा सीधी बात अगर हम बोले तो इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले खतरा को हम लोग इलेक्ट्रिकल हजार्ड कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्या है वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि अगर मान लो कहीं इलेक्ट्रिसिटी से खतरा है तो हम लोगों को कैसे रोकेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक सिंबल का यूज़ करते हैं, एक साइन का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बोल्ट थ्रू हैंड। क्या कहते हैं हम लोग, बोल्ट थ्रू हैंड। ध्यान समझना, ये बोल्ट थ्रू हैंड क्या होता है, इसमें एक हैंड बना हुआ रहता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक हैंड बना हुआ रहता है। और इस हैंड में ऐसे साइड से देख पा रहे हो आप, यहाँ पे देख लो आप, एक हैंड ऐसे बना हुआ है और इस हैंड में साइड से एक ऐसे वायर लाके कनेक्शन दिया हुआ है जिससे ऐसे क्रॉस बना हुआ है। तो ये आपको समझाना चाह रहा है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज है, आपको हाथ से रोकना चाह रहा है कि देखिए भैया यहाँ पे हाई वोल्टेज है, आप रुक जाओ। ठीक है, या फिर वो नहीं है तो उसके जगह पे इस तरह का साइन आपको देखने को मिल जाएगा, रेड कलर का डेंजर लिखा हो रहेगा और लिखे रहेगा हाई वोल्टेज कीप आउट। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा हाई वोल्टेज कीप आउट। ठीक है, और नीचे लिखेगा ऑथराइज पर्सन ओनली।
मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन ऑथराइज है वही जा सकते हैं। तो इस तरह का साइन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बोल्ट थ्रू हैंड, ठीक है, इस तरह का साइन हमारा बोल्ट थ्रू हैंड कहलाता है। अब इसमें देख रहे हैं, देखो लिख रहा है दिस वोल्टेज और शॉक सिंबल इंडिकेट दैट और डेथ में और में अकर। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ये वाला जो साइन दिस वोल्टेज और शॉक सिंबल, ये वाला जो वोल्टेज और शॉक सिंबल जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाके भैया डेथ हो सकता है, क्योंकि आगे जाके हाई वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये है बोल्ट थ्रू हैंड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रिकल शॉक और बर्न हजार्ड। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक और बर्न हजार्ड। देखो बहुत बार क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के शॉक लगने की वजह से आग लग जाता है। तो आग लगना, पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा खतरा कब होता है, या तो किसी एक पर्सन को करंट लग गया, या बहुत जगह पे करंट आ गया, या तो इलेक्ट्रिसिटी के छोटे से चिंगारी की वजह से बहुत ज़्यादा आग लग गया। तो इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से बर्न हजार्ड हो सकता है, मीन्स आग लग सकता है। तो उसको बचाने के लिए कैसे हम लोग रोकते हैं, उसको बचाने के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं। तो देखो द हैंड एंड वायर एक्सप्लिट रेंडिशन, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, द हैंड एंड वायर एक्सप्लिट रेंडिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड टू पीपल। ये जो हैंड और वायर है ये आपको बताता है लोगों को कि यहाँ पे आगे इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। टू एक्सपोज इलेक्ट्रिकल वायर एंड एक्चुअल हजार्ड माइट अकर इन सम अदर फॉर्म। तो देखो ये आपको एक्सपोज करता है, ये सिंबल एक्सपोज करता है कि जो इलेक्ट्रिकल वायर है या फिर जो एक्चुअल हजार्ड है वो इलेक्ट्रिकल वायर से नहीं, वो किसी और चीज़ से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसा शो किया जाता है। तो इस तरह का अगर एक एरो दे दिया गया डाउनवर्ड पॉइंटिंग के थ्रू तो समझा जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक हमें लग सकता है, या इलेक्ट्रिकल शॉक के वजह से बर्न हजार्ड हो सकता है, आग लग सकता है। तो यहाँ लिखा रहेगा डेंजर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल शॉक हजार्ड, है ना। यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ पे आग वगैरह लग सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे सामने वार्निंग साइंस एंड इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ठीक है, वार्निंग साइन किस तरह का होता है और इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड आप समझ ही रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होने वाला कोई भी नुकसान जिसमें लोगों का मौत हो जाए उसको हम लोग हजार्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिकल हजार्ड कहते हैं। तो अब आता है यहाँ पे लाइटनिंग बोल्ट। देखो बोल्ट बेसिकली जो लिख रहा है ना यहाँ पे, है ना, बोल्ट थ्रू हैंड या फिर लाइटनिंग बोल्ट। बोल्ट बेसिकली सिंबल्स को लिखा जा रहा है ना। तो यहाँ लिख रहा है लाइटनिंग बोल्ट। तो ये बोल्ट किसको, लाइटनिंग बोल्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो ये एक कॉमन सिग्नल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को दिखाता है ना। देखो क्या लिख रहा है, एक लाइन में समझो। तो ये क्या है, ये एक कॉमन सिग्नल है ना। द कॉमन सिग्नल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज अ लाइटनिंग बोल्ट। इन अदर वर्ड द साइन इंडिकेट डेंजर, मतलब ऐसा वर्ड जो आपको डेंजर को दिखा रहा है। जैसे वार्निंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये वार्निंग इलेक्ट्रिसिटी कहीं लिख के दिखा दिया कि आगे भैया इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर डेंजर हाई वोल्टेज लिख दिया, या ओवरहेड इलेक्ट्रिकल पावर, मैंने डेंजर हाई वोल्टेज लिख दिया तो मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे डेंजर है, खतरा है भाई, यहाँ पे हाई वोल्टेज है। या फिर आपके सर के ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब आपके सर के ऊपर इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, तो इस तरह का रहेगा ओवरहेड इलेक्ट्रिकल पावर। अब इसके सिंबल्स देख लो, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहेगा वार्निंग बैटरी चार्जिंग एरिया, इस एरिया में आपको नहीं जाना है, यहाँ पे बैटरी चार्ज होता है। तो जैसे मैंने बताया ना वार्निंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे आपको दिखा सकता है वार्निंग बैटरी चार्जिंग एरिया। या फिर आपको ऐसे दिखा देगा डेंजर स्कल बना हुआ रहेगा, उसमें डेंजर ऐसे लिख देगा हाई वोल्टेज है ना। या फिर इस तरह से वार्निंग दिखा देगा और यहाँ पे लिख देगा हाई वोल्टेज कीप आउट ऑथराइज पर्सन ओनली। या फिर ऐसे काउसन दिखा के लिख देगा हाई वोल्टेज, या फिर ऐसे काउसन दिखा के हैंड का साइन दे के लिख देगा हाई वोल्टेज, फिर ऐसे कॉशन दिखा देगा हाई वोल्टेज। मतलब ये एक ऐसा साइन होता है जो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए दिखाया जाता है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए दिखाया जाता है। क्योंकि मैंने देखो पहले ही बोल दिया कॉमन सिग्नल, इसमें कोई सा भी सिग्नल ले लो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सिग्नल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉमन सिग्नल है ना। तो इसमें कोई भी ले लो, लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को दिखाया जा रहा है। ये डेंजर है, इस तरह का साइन दे सकते हैं, इस तरह का साइन दे सकते हैं। तो ये होता है लाइटनिंग बोल्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, होता है बोल्ट थ्रू शू। देखो बोल्ट थ्रू शू का मतलब क्या है, पहले ये समझो। बोल्ट मतलब हमारे जूते से खतरा हो सकता है और हमें जूता पहनना जरूरी है। ठीक है, तो देखो अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, बोल्ट थ्रू शू मतलब आपके शू से, आपके जूते से खतरा हो सकता है। इसीलिए आप उस एरिया पे आप जो जूता है उसको आप रबर मटेरियल का रखें, या फिर आप ऐसा जूता पहने जो मतलब एक्सप्लोजन क्रिएट ना करे। तो द अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन हैपनिंग ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना बहुत खतरनाक चीज़ होता है, वो थोड़ा सा फ्रिक्शन के वजह से ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है जिससे आपका आग लग सकता है।
तो उस केस में क्या हम जूता पहन के नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लेकिन हम एक प्रोटेक्टेड एक बढ़िया जूता पहन के जाएंगे। तो उस जगह पे आपको कैसा सिंबल देगा, इस तरह का। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वहाँ पे बारूद वगैरह रखा जा रहा है ना, एक्सप्लोजन वगैरह रखा जा रहा है, एक्सप्लोजिव वगैरह रखा जा रहा है, तो आप वहाँ पे अगर अपना नॉर्मल जो शूज़ होता है उसको पहन के नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो आपके शूज़ और ज़मीन में जो फ्रिक्शन होगा उससे हीट प्रोड्यूस करके वो बारूद में आग लग सकता है। तो इसलिए इस तरह का सिंबल दिखाया जाता है ताकि आप वहाँ देख के समझ सको कि हमें यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड रबर का शूज़ पहन के जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से भी लगा सकता है, वियर और योर शूज़, वियर और सेफ्टी शूज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम, है ना। यहाँ लिखेगा रफ टेरेन, है ना, शार्प ऑब्जेक्ट्स, वेट सरफेस, ऐसे करके बना हुआ रहेगा। या फिर यहाँ पे दे देगा प्रोटेक्ट योर फीट, वियर प्रॉपर सेफ्टी शूज़, है ना। जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है जिससे आपको आग लग सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो उस जगह पे आप नॉर्मल चप्पल या नॉर्मल जूता या नॉर्मल सैंडल नहीं लेके जा सकते, उस तरह से आपको उस जगह पे आपको एक कंपनी का रिकमेंडेड जूता आपको लेके जाना होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का सिंबल्स ऐसे लगा रहेगा, ये बोलता है बोल्ट थ्रू शू। उसके बाद होता है आपका स्कल एंड क्रॉस बोन्स। स्कल एंड क्रॉस बोन सिंबल्स कहाँ यूज होते हैं, देखो स्कल एंड क्रॉस बोन सिंबल बहुत खतरनाक जगह पे यूज होता है। अगर कहीं पे क्रॉस बोन दिखा रहा है, मतलब हड्डी उड्डी का दिखाया जा रहा है या स्कल दिखाया जा रहा है, तो समझ जाओ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर वार्निंग है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वह उस तरह का सिंबल है। तो देखो ये क्या लिख रहा है, दिस इज द मेजर वार्निंग, है ना, ये बहुत ही बड़ा मेजर वार्निंग है भाई, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रहा है कि भैया आप मत जाओ वहाँ पे। ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी, है ना, यहाँ पे मे बी टॉक्सिसिटी भी हो सकता है, जहरीला जगह भी हो सकता है, और ये कभी भी फटल हो सकता है। फटल मतलब कभी भी ये जगह ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी इस जगह पे कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो उस तरह को दिखाने के लिए हम लोग स्कल एंड क्रॉसबोन्स का यूज़ करते हैं। जैसे इस तरीके का नॉर्मल क्रॉसबोन, नॉर्मल खतरा वाला जगह को दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके का जगह का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे मान लो गैस वगैरह निकल रहा है, जहरीला जगह है ना, कोई केमिकल्स वगैरह है, तो हम ऐसे कॉशन लिख करके टॉक्सिक लिख देते हैं। टॉक्सिक मतलब ये जहरीला जगह, जैसे यूरेनियम प्लांट में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, है ना, जहाँ पे एटम बम वगैरह बनाते हैं वहाँ देखने को मिल जाएगा। या कोल माइंस में जहाँ पे गैस वगैरह का लीकेज होता है उस जगह पे आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। या नॉर्मल इस तरह का साइन तो मैंने बता ही दिया, है ना। फिर कहीं कहीं कॉशन ऐसे कीप आउट लिखा हो रहेगा, फिर कहीं लिखा हो रहेगा कॉशन रिस्क ऑफ डेथ कीप आउट, है ना, इस तरह से रिस्क ऑफ डेथ कीप आउट, है ना। देखो इस तरह का अगर बना हुआ है, जैसे बहुत जगह तो मैंने ऐसे टॉक्सिक लिखा हुआ देख लिया आप लोग, लेकिन बहुत जगह टॉक्सिक लिखा हुआ नहीं रहेगा, ऐसे खाली नाक में ऐसे 2 ठो लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये टॉक्सिक जोन है। ये अगर नाक में 2 ठो लगा हुआ है तो मतलब समझ जो यहाँ पे बहुत ही गैस वगैरह लीक हो रहा है, ये बहुत ही टॉक्सिक जोन है, ठीक है। और इस तरह का सिंबल रहेगा तो समझ जाओ ये बायो हजार्ड जोन है, मतलब यहाँ पे आपको वायरस वगैरह फैल सकता है ना, इस जगह पे आपको नहीं जाना है, इस जगह पे आपको कोई बीमारी हो सकता है। तो ये बायो हजार्ड है, मतलब ये वायरस वगैरह के लिए होता है। और अगर ऐसे क्रॉस बना हुआ है तो ये समझ जाओ ये हाई वोल्टेज को दिखा रहा है, और अगर नॉर्मल है तो बस खाली समझिए कि वार्निंग दे रहा है, हाई रिस्क है यहाँ पे जाने पे। और इस तरह का है, अगर ये 3 ठो से पंखा जैसा बना हुआ है तो ये समझ जाओ कि आपको ये रेडिएशंस के बारे में बता रहा है। नीचे देख लो आप, यहाँ पे रेडिएशन मतलब इस जगह पे आप जाओगे तो आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, इस जगह पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये ज़्यादातर यूरेनियम प्लांट में या हाइड्रोजन प्लांट जहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह बनाया जाता है उस जगह पे देखने को हमें मिलता है। और अगर कहीं पे से कान में हेडफोन जैसा लगाया हुआ है स्कल, तो समझ जाओ कि नॉइज़ एरिया, यहाँ पे बहुत आवाज़ होगा। जैसे कि आप ये इसको देख सकते हो, जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो तो आप देखना कि जो एयरपोर्ट से बाहर का एरिया जो होता है, जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ होता है, उस जगह पे आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब वो लैंड करता है या टेक ऑफ होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो वहाँ पे देखना, आप कभी भी देखना जो उसको ये सामने से मेंटेन करता है ना, वो अपने कान में हेडफोन लगाए रहता है, तो ये रीज़न होता है। तो उस जगह पे इस तरह का रहेगा, उस जगह पे अगर आप ऐसे चले गए तो आपका कान खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये स्कल एंड क्रॉसबोन्स, ये हमें डेथ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताता है। चलिए अब हम बात करते हैं बोल्ट विथ डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो, है ना। ये जो बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है, कहीं पे अगर डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो दिख रहा है तुम्हें, तो वो तुम किस चीज़ को दिखा रहे हो। तो देखो अगर डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो है तो मतलब वो तुम्हें बता रहा है कि जिस जगह पे आप खड़े हो उस जगह पे नीचे अर्थिंग है, या फिर जिस जगह पे आप खड़े हो उस जगह पे नीचे नंगा वायर हो सकता है, या फिर जिस जगह पे आप खड़े हो उस जगह पे आपको करंट लग सकता है। मतलब वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है बरीड इलेक्ट्रिसिटी केबल के बारे में, मतलब ऐसे केबल्स के बारे में आपको वो आइडेंटिफाई कर रहा है जो केबल्स आप देख नहीं सकते हो, है ना। तो वो बरीड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स के बारे में आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। और उसके लिए सिंबल्स जो होते हैं या तो ऐसे डायरेक्टली लिख देगा, ठीक है, कहीं पे ऐसे लिख दिया,
या फिर आपको इस तरह से दिखाएगा कि देखो आपने पैर रखा और पैर रखने की वजह से इस तरीके का शॉक हो सकता है, या नीचे की तरफ शॉक है, या नीचे की तरफ हाई वोल्टेज है ना, या फिर आपको हाई वोल्टेज लग सकता है, आप गिर सकते हो, या डेंजर है। तो डाउनवर्ड एरो रहेगा इसमें, सबका सब जो रहेगा एरो डाउनवर्ड की तरफ रहेगा, है ना। और देखो नीचे एक और तरह का मैंने पॉइंट लिख रखा है, यहाँ देखो क्या रख रहा है, डिस्प्ले साइन। डिस्प्ले साइन मतलब समझ रहे हो, एक बड़ा सा साइन रहेगा। तो वो साइन कभी कभी हम लोग लगाते हैं, किसके लिए डिस्प्ले साइन कभी कभी लगाते हैं, वार्निंग देने के लिए अनक्वालिफाइड पर्सन्स को। जैसे मान लो कोई माइंस है या कोई फैक्ट्री है, अब वहाँ पे एक नॉर्मल सा लेबर पहुँच गया, जबकि जहाँ वहाँ जाना चाहिए था इंजीनियर को, लेकिन वहाँ नॉर्मल सा लेबर पहुँच गया। तो उन सबको बाहर रखने के लिए, या कोई नॉर्मल आदमी आ गया, जैसे मान लो कोई लड़का वहाँ काम करता है और उसकी मम्मी या उसके पापा वहाँ पे खाना पहुँचाने आए और डायरेक्टली मतलब उस जगह पे आ गए, वार्निंग वाले जगह पे। तो उस जगह पे हम लोगों को बचाने के लिए एंट्रांस से, कि हमारे मतलब उस जगह पे नहीं है जहाँ पे हजार्ड हो सकता है या ट्रैफिक हाई वोल्टेज हो सकता है, तो उस जगह पे बचाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, एक तरह का सिंबल हमें बनाना पड़ता है, जो सिंबल इस तरीके का हमें दिखता है। या तो हम ऐसे दिखा सकते हैं वार्निंग, बैटरी चार्जिंग, मतलब जैसा एरिया रहे, या हाई वोल्टेज दिखा सकते हैं, या फिर हम ऐसे सीधा सीधी एक डिस्प्ले, मेन डिस्प्ले आपका यही होता है, ये इसी को बोलते हैं डिस्प्ले बोर्ड, है ना। यही है अपना कौन सा, ये है डिस्प्ले बोर्ड। तो इसमें एकदम पूरा क्लियर लिखा रहेगा कि वार्निंग देखिए इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, यहाँ केवल ऑथराइज्ड पर्सन जा सकते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन ओनली। और यहाँ एगो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहेगा, ये बोर्ड के जस्ट बगल में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहेगा, और जो भी आदमी आएगा उसको लड़ने नहीं जाएगा, बस वो बोर्ड दिखाएगा कि देखियो यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन है, आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो उसी का जान बचा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं है कहाँ क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरह का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे आता है हमारा हैंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। देखो कभी कभी हम जब फैक्ट्री में काम करते हैं, देखो ये कितना अच्छा सिलेबस है आप लोग का, ये सोच के देखो, जब आप फैक्ट्री में जाओगे तो आपको ये सब चीज़ नहीं पता होगा, है ना। अब आप इसको पढ़ोगे, अपने से नोट्स बनाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ पता होगा। जब आप फैक्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जाओगे, देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो मैंने पढ़ा है, ये सही है। तो ये पूरी टेक्निकल हो गया आपका सिलेबस। तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में भी, और आपको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए पढ़ने में भी, है ना। आप साइंस का बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के क्या ही कर लोगे यार, आपको कंपनी में तो ये सब चीज़ को देखना है ना। मेन चीज़ तो आपको कंपनी में ये सब समझना है, क्योंकि होता है बहुत सारे डिप्लोमा इंजीनियर वहाँ चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि ये साइंस सिंबल किसके लिए है, वह बस ऐसे नॉर्मली। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एक छोटे छोटे साइंस सिंबल्स को भी देख के अगला लेबर को समझा सको कि देखो भाई ये जो साइंस सिंबल है ये इसलिए लगाया गया है, ये जो साइंस सिंबल है ये इसलिए लगाया गया है, तो आप ऐसा वर्क ना करें। आपको नॉलेज रहेगा तब तो आप लेबर को डांटोगे ना। आपको नॉलेज ही नहीं है, लेबर आपसे ज़्यादा जान रहा है, तो वो तो आप पे चढ़ के बोलेगा ही। और आपको वहाँ पे लीड करना होता है, डिप्लोमा इंजीनियर्स को क्या करना होता है, लीड करना होता है। तो आप खुद एक लेबर के बुद्धि से भी कम हो आपका बुद्धि, तो आप क्या ही लेबर को कुछ बोल पाओगे, लेबर आपके ऊपर चढ़ के कुछ ना कुछ बोल के चला जाएगा। तो इसलिए आपको ये सारे चीज़ ऐसे अच्छे से पढ़ने चाहिए, ताकि अगर आपके सामने कोई लेबर खड़ा है तो आप उसको नॉलेज के बेसिस पे नीचा दिखा सको, है ना। क्योंकि आपसे काफ़ी ज़्यादा एज के लेबर रहेंगे और आपको बोलेंगे कि आपकी उम्र का तो मेरा बेटा है, आपकी उम्र का तो मेरा पोता है, और आप हमको ऐसे बोलेंगे। तो आपको वहाँ पे डेमोरलाइज नहीं होना, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, आपको काम निकलवाना, आपको काम करवाना है। तो आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप काम करा सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। खैर बहुत अच्छा सिलेबस है, आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। चलो अब हम बात करते हैं हैंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड के बारे में। देखो बहुत जगह पे क्या होता है कि हमें हैंड प्रोटेक्शन के बारे में बोलता है कि भैया हाथ में ग्लव्स पहन के जाओ आप, तो वही लिखेगा वियर ग्लोव्स आई प्रोटेक्शन। देखो यहाँ देखो क्या लिख रहा है, वियर ग्लोव्स, है ना, या फिर आई प्रोटेक्शन या फेस मास्क व्हेन हैंडलिंग केमिकल्स। जब आप केमिकल को हैंडल करते हो तो आपको ग्लोव्स पहनना है, ठीक है, फेस मास्क पहनना है। इस तरीके से ऐसे दिखा देगा कि देखिए आपको यहाँ पे ऐसे ग्लोव पहनना है, ये वाला इस तरीके से आपका। फिर यहाँ पे आपको बोलेगा कि ये फेस मास्क लगाओ आप, ज़रूरी है। फिर आपको बोलेगा कि आँख में आपका चश्मा लगाओ, मीन्स आई ग्लास लगाओ, क्योंकि आप क्या हैंडल कर रहे हो, केमिकल हैंडल कर रहे हो। या कहीं कहीं पे बोलेगा ग्लोव लगाओ और आई प्रोटेक्शन लगाओ जब आप कोई डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट्स को साफ़ कर रहे हो, ठीक है, कोई डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट है उसको अगर आप साफ़ करो तो इस तरह से लगाओ। या फिर आपको बोलेगा हार्ड हेड्स। हार्ड हेड्स का मतलब होता है कि आप टोपी जो पहनते हो ना, पीला या सादा जो टोपी आप पहनते हो, उसको हम लोग कहते हैं हार्ड हेड्स, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, कोई पूछ सकता है कि आप जो पीला या सादा टोपी पहनते हैं, कभी भी आप इंटर्नशिप वगैरह में जाओगे आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ये जो टोपी हमने पहना है इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है हार्ड हेड्स, ठीक है। और कुछ हार्ड हेड्स ऐसे होते हैं जिसमें सेफ्टी ग्लास पहले से लगा हुआ रहता है ना। जो आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्लास लगा के चलते थे, तो वो टोपी के साथ ही उसमें ग्लास ऐसे लगा हुआ रहता है ना। तो हार्ड हेड, सेफ्टी ग्लास, क्लोज टू शूज़। क्लोज टू शूज़ मतलब ऐसे आपको शूज़ लेने हैं जिसका मैंने जो टो है वो थोड़ा ज़्यादा ईयर है,
मतलब निकला हुआ रहे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हील सैंडल जो होता है ना उस तरह का ना हो, एकदम फ्लैट हो और ऊंचा हो, और ऊपर से अगर कोई एक पत्थर भी गिर जाए तो टूटे ना, उस तरह का शूज़ होना चाहिए, है ना। आपने देखा भी होगा, है ना, रिक्वायर्ड बियॉन्ड द पॉइंट, तो इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। अगर ये सब आप नहीं पहन के जाते हो तो आपको कंपनी में ऑथराइज नहीं किया जाएगा, बोलेगा जाएगा क्या पहन के आए हो, क्योंकि कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हजार्ड हो सकता है ना। आज आपका कंपनी में दिन अच्छा चला गया, लेकिन कल को जाके कंपनी में आग लग गया, कहीं कहीं कुछ गिर गया, तो उस दिन अगर आपने जूता पहन के नहीं गए हो आप, तो आपका पैर चला जाएगा, आपका पैर खत्म, फिर आप जिंदगी भर अपाहिज होके, मतलब आपका पैर एक टूटा हुआ रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप डेली आप हार्डेट्स पहने, है ना, अपना ग्लोव्स पहने, अपना आई प्रोटेक्शन ले, अपना जूता पहने, ठीक है, प्रॉपरली, ताकि आपको किस दिन भी हजार्ड हो तो आप बच सको, आपका कुछ हाथ पैर का नुकसान ना हो, है ना। क्योंकि हजार्ड होता है तो कोई आदमी मरता थोड़ी ना है, बहुत रेयर केस होता है कि लोग मर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का बॉडी जल गया, तो अगर वो सही से प्रिकॉशन लेके रखेगा तो शायद वो कम हो, इसीलिए हमें ये सब चीज़ पढ़ना जरूरी है। फिर आता है फुट प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। फुट प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड में वही चीज़, हमें फुट का अपना प्रोटेक्शन लेके चलना है ना। सेफ्टी शूज़ एंड वेस्ट रिक्वायर्ड, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेफ्टी शूज़ एंड वेस्ट। वेस्ट मतलब आपको जैकेट पहनना है, वेस्ट रिक्वायर्ड। देखो वेस्ट पहनने से फ़ायदा क्या होता है कि मान लो अगर हजार्ड हो गया, तो जो वेस्ट पहनते हो आप, जो जैकेट पहनते हो, उसमें रेडियम लगा हुआ रहता है। रेडियम लगा हुआ रहने से क्या होता है कि अगर आपको हजार्ड, कहीं आप हजार्ड हो गया, आप कहीं पे मतलब आपका बॉडी ऐसे पड़ा हुआ है, आप बेहोश हो, तो आपका जो रेडियम है वो रेडियम के चमक से लोगों को नज़र चला जाएगा, है ना। जब भी हजार्ड वगैरह होता है तो सभी लोग किसी इंसान को नहीं देखते, ज़्यादातर लोग जो रेस्क्यू टीम रहता है वो वेस्ट को देखते हैं, क्योंकि कंपनी बताता है कि देखिए हमारे यहाँ पे ब्लू कलर का या रेड कलर का या ग्रीन कलर का वेस्ट पहना जाता है, तो जो भी लोग नीचे लोगों को खोज रहे होते हैं या फिर डेंजर्स में खोज रहे होते हैं, वो वेस्ट को देखते हैं कि कहीं अगर वेस्ट है तो वहाँ पक्का आदमी होगा, ठीक है। इसीलिए आपको वेस्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे लोगों को आगे जाके आपका हजार्ड अगर होता है तो रेडियम के चमक से, है ना। रोड में अगर आप कंपनी में जा रहे हो काम करने के लिए, रात में आपका मान लीजिए नाइट शिफ्ट है, आप काम करने जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तो उस वक्त भी आप वेस्ट पहन के जाओ, सही रहता है। क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट भी होता है, तो आप एक्सीडेंट हो गया, आप रोड से नीचे कहीं गिरे हुए हो, तो लाइट के वजह से आपका वो जो शर्ट है, आपका जो कपड़ा है वो चमकेगा और आपको लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सब का अपना अपना एक रोल है, इसीलिए हमें पहनना चाहिए। फुट मतलब जो होता है ना नौटंकी जो हम लोग दिखाते हैं अब कंपनी में जाने के बाद, है हमको कंपनी में कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ नहीं करना है। आपको नॉलेज होगा तो आप बिल्कुल पहनोगे, है ना। इसको एज ए प्राउड पहनना है आपको, ठीक है। चलो, तो कहीं कहीं पे ये ब्लू कलर में रहेगा, तो ब्लू कलर में रहेगा तो एक नॉर्मल सा नोटिस दिया जा रहा है ना। काउसन है तो मतलब भैया बहुत ज़रूरी है, वार्निंग है तो ऑरेंज कलर में, रेड कलर में, हर जगह पे अलग अलग कलर का दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कहीं पे सेफ्टी के लिए लगा रहेगा, कहीं पे इमरजेंसी के लिए लगा रहेगा, तो हर जगह का अपना अपना कलर कोड है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ओसा के गाइडलाइन के बारे में कि इसके खिलाफ अगर आप जाते हैं, देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने ये जूता नहीं पहना, आपने आगे जाके ये टोपी नहीं पहना, ग्लव्स नहीं पहना, ठीक है, ये डेंजर वाला साइन नहीं पहना, ठीक है, ये कॉशन वगैरह ये सारा चीज़ आपने नहीं प्रिकॉशन बरता, और आपका मान लीजिए सपोज दैट खुदा ना करे या भगवान ना करे कि ऐसा हो आपके साथ, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, बाय द वे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और एक्सीडेंट होने के बाद आपकी फैमिली, जैसे कंपनी का कुछ पॉलिसी होता है कि अगर कंपनी के साथ एक्सीडेंट हो गया, कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, तो कंपनी कुछ ना कुछ पैसा देगी। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपसे पैसा, आपके फैमिली वहाँ पे जाते हैं, बोलते हैं कि हमें कुछ पैसा चाहिए क्योंकि मेरे बेटे का तो एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे मतलब पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ हेल्प चाहिए कंपनी की तरफ से, तो कंपनी वहाँ पे आपके पूरे सिस्टम को चेक करती है कि आपने क्या क्या पहन रखा था। अगर आपने सारा सेफ्टी गाइडलाइंस पहन रखा था, उसके बाद आपके साथ ऐसा हो गया, तो कंपनी आपको हेल्प करेगी, आप लीगली कोर्ट में लड़ सकते हो, FIR कर सकते हो। लेकिन आपने अगर सेफ्टी गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया है और उसके बाद अगर आप क्लेम कर रहे हो कंपनी पे, तो कंपनी वहाँ पे उल्टा आप पे केस करके आपको कंपनी से बाहर तक निकाल सकती है। ये ओसा का गाइडलाइन कहता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आपको नॉलेज हो कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत है। तो ओसा के गाइडलाइन के थ्रू अगर आप सही से चल रहे हो, आप सही से प्रिकॉशन बरत रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं ओसा का गाइडलाइन क्या कहता है। देखो, ओसा का गाइडलाइन हमें गाइडलाइन दे रहा है कि कहीं अगर वायर है तो हमें क्या करना है, कहीं अगर नीचे वायर है तो हमें क्या करना है, ये सब चीज़ बताएगा यहाँ पे। तो लिखा हुआ है एज्यूम डैट ऑल ओवरहेड वायर, ठीक है, जितने भी आपके ओवरहेड वायर हैं
उसको आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि ऊपर में मेरे वायर जो जा रहे हैं इसमें एनर्जी नहीं है, आपको हमेशा सोचना है कि वो एनर्जाइड है। देखो क्या लिख रहा है, एज्यूम दैट ऑल ओवरहेड वायर, आपके ऊपर जितने भी वायर जा रहे हो सब के सब एनर्जाइड है एट लीथल वोल्टेज, है ना, वो बहुत ही हाई वोल्टेज से मतलब एनर्जाइज है, आपको ऐसा सोचना है, एज्यूम करना है। नेवर एज्यूम दैट वायर इज सेफ, कभी भी एज्यूम ये मत करो कि वायर सेफ है, ठीक है, क्योंकि उस तरह के जो हाई वोल्टेज वायर होते हैं वो ज़्यादातर टाइम उसमें करंट चलता ही चलता है, क्योंकि वो किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री के लिए चल रहा है, तो मैक्सिमम टाइम तो उसमें करंट रहता ही रहता है, और नहीं भी रहता तो उसका अर्थिंग इतना काफ़ी रहता है कि आपको आपके जान ले सकता है वो, ठीक है। तो कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि वो सेफ है, टू टच इवन इट डाउन और अपियर टू बी इंसुलेटेड, ठीक है, और कभी आप उसको टच ना करो, यहाँ तक कि इवन इट इज डाउन, अगर वो नीचे भी आ गया आपके बहुत करीब भी है तो भी उसको आप टच ना करो। और आपको अगर लग रहा है कि उसके ऊपर कोई कोटेड लगा हुआ है, मतलब कोई कोटेड मतलब जैसे कोई प्लास्टिक लगा हुआ है और तो हम छू लेते हैं हमको कुछ नहीं होगा, तो वो भी मत करो आप, है ना। आपके सर के ऊपर जो भी वायर जाता है वो बहुत ही हाई वोल्टेज वायर होता है, तो अगर आपको वो कोटेड लग भी रहा है ना तो भी आप उसको मत छुओ, ठीक है। और कभी मत सोचो कि वो एनर्जाइड नहीं है, ठीक है, मतलब आप कभी मत सोचो कि उसके अंदर वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज उसके अंदर है, ऐसा सोचना है आपको। तो ओसा का पहला गाइडलाइन ये कहता है। फिर कह रहा है नेवर टच फॉलन ओवरहेड वायर, ओवरहेड पावर लाइन, देख रहे आप, कह रहा है कि अगर कहीं से आपका पावर लाइन जा रहा है और वो नीचे की तरफ गिर गया है, भले उसमें करंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसको टच नहीं करना है, क्या पता वो अर्थिंग पकड़ ले, आपका हालत खराब कर दे, है ना। इसको आपको करना क्या है इस केस में, अगर आपने कहीं रोड पे जा रहे हो, आप कोई आदमी है, जैसे आप सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन एग्जांपल लेके हम लोग समझ सकते हैं। मान लो आप रोड पे जा रहे हो, एक ट्रक वाला आया और क्या किया कि एक पोल था, वायर का पोल था, उसमें ठोक के चल गया, है ना, गलती से वो ड्रिंक वगैरह किए हुए था, ठोका और चल दिया। अब क्या हुआ कि वो जो पोल का वायर है वो नीचे की तरफ गिर गया, अब नीचे की तरफ गिर गया, अब उसमें करंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर वो वायर आप गए, आपको नहीं पता कि यहाँ ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, आप बाइक लेके जा रहे हो, आप ट्रक का एक्सीडेंट होने के 10-20 मिनट आप बाद गए वहाँ पे, है ना, या आधे 1 घंटे बाद गए, अब वहाँ वायर गिरा हुआ है, ठीक है, किसी कारणवश या आंधी वांधी चला या किसी कारणवश वायर गिरा हुआ है, तो उस वायर में करंट आ रहा नहीं आ रहा आपको नहीं पता, तो कभी भी आप उसको टच ना करो। तो सर उस केस में करे क्या, उस पर पार हो नहीं हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, कॉल द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी के बारे में पता करना है, ठीक है, और उस पर आपको कॉल करना है, ठीक है, और रिपोर्ट करना है फॉलन इलेक्ट्रिकल लाइंस के बारे में, मतलब आसपास के जो भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं या आसपास के लोकल लोगों से पूछना है, या फिर पता करना है कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी का यहाँ क्या क्या नंबर है, उस पर कॉल करना है, रिपोर्ट करना है कि यहाँ देखिए फॉलन इलेक्ट्रिकल लाइंस गिरा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायर गिरा हुआ है ना। ज़्यादातर मौत क्यों हो जाता है, क्योंकि नॉलेज नहीं होता लोगों को, लोग सोचते हैं कि हम उसको ऐसे हाथ से हटा दें, नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादातर यही होता है। नॉलेज रहेगा तो आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, तो आप एक कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे पॉइंट क्या दिया है ओसा ने, स्टे एट लीस्ट 10 फीट, आपको करीब 10 फीट की दूरी मेंटेन करके रखना है। 10 फीट यानी कि 3 मीटर, अगर आपको 10 फीट नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा दूं, 10 फीट यानी कि 3 मीटर अवे फ्रॉम द ओवरहेड वायर, अगर आपके सर के ऊपर कोई वायर है तो उससे आपको हमेशा 3 मीटर की दूरी बनाए रखनी है ना, ओवरहेड वायर करीब 3 मीटर। ड्यूरिंग द क्लीन अप एंड अदर एक्टिविटी, अगर आप मान लो कहीं साफ सफाई कर रहे हो या कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे होता है ना हमारे घर में जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा तेज बनते हैं, जैसे हमारे छत के ऊपर से पावर लाइन पार हुआ है, ठीक है, और दिवाली के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, दिवाली के टाइम या किसी भी फेस्टिवल में या कभी पेंट वगैरह हो रहा है, तो हम लोग तेज बन करके क्या करते हैं कि पावर लाइन ऊपर से पार हुआ है और उसके नीचे हम लोग जैसे मुंडी नीचे करके झाड़ू मार रहे हैं, है ना, या फिर पेंट वगैरह करा रहे हैं, या दिवाली के टाइम पे वहाँ लाइट वगैरह लगा रहे हैं। तो ये सारी गलती हमें नहीं करनी है, हमें कम से कम 3 मीटर की दूरी को मेंटेन करना है ना, 10 फीट की दूरी को मेंटेन करना है, क्योंकि उतने रेंज में आप अर्थिंग के कंपैरिजन में आ सकते हो, अर्थिंग के कंसल्ट में आ सकते हो, आपका डेथ हो सकता है। इसीलिए कभी वैसा एक्टिविटी नहीं करना है, कभी तेज नहीं बनना है। इफ़ वर्किंग एट हाइट और हैंडलिंग लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप अगर मान लो कोई हाइट पे वर्क कर रहे हो या फिर आपने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है, तो वो हाइट पे या वो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो एरिया के मतलब ओवरहेड वायर के सामने नहीं जाना चाहिए। सर्वे द एरिया, उस वक्त आपको क्या करना है, एरिया को सर्वे करना है ना, बिफोर स्टार्टिंग वर्क एंड प्रेजेंस द ओवरहेड वायर, बिफोर स्टार्टिंग वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ओवरहेड वायर, मतलब अगर आपको काम करना ही है वहाँ पे, तो आप किसी हाइट पे कर रहे हो
या लॉन्ग ऑब्जेक्ट पे आप खड़े होकर काम कर रहे हो, तो आपको पहले उस एरिया को सर्वे करना है और सर्वे करके आपको वहाँ पे देख करके अच्छे से काम करना है ना। अगर आपको काम करना भी है तो हमेशा प्रिकॉशन ले करके काम करना है, हाथ या पैर में ग्लव्स पहन के, ताकि अर्थिंग का कोई सीन ना हो, है ना। पैर में अपना शूज़ पहन ले, हाथ में ग्लव्स पहन ले, ताकि आप इंसुलेटर से कनेक्टेड है तो आपको कहीं से भी अर्थिंग का कोई लोचा ना हो और आपको कुछ हो ना, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन बरतना है, ठीक है। इफ़ एन ओवरहेड वायर फॉल अक्रॉस योर व्हीकल वाइल यू आर ड्राइविंग, क्या लिख रहा है कि अगर ओवरहेड वायर आपके व्हीकल पे यानी कि आपके गाड़ी पे गिर जाए, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फट से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आपके गाड़ी में एक इंसुलेशन होता है। आपके गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आपके गाड़ी के ऊपर बिजली भी गिर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो आपको गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, आपको गाड़ी के अंदर ही रहना है, ठीक है। द व्हीकल कंटिन्यू टू ड्राइव अवे फ्रॉम द लाइन, और आपको ड्राइव करते रहना है ना, कंटिन्यू टू ड्राइव अवे फ्रॉम द लाइन, ठीक है। जो भी आपका सोर्स है, जो भी आपका लाइट का सोर्स है ना, उससे आपको ड्राइव करते रहना है, ठीक है। इफ़ द इंजन स्टॉल्स, अगर आपका इंजन स्टॉल हो गया है मतलब बंद हो गया है, ठीक है, तो डू नॉट लीव योर व्हीकल, तो आप कभी भी अपना व्हीकल को वहाँ छोड़े नहीं, ठीक है। आप क्योंकि अगर आप अपना व्हीकल को छोड़ देते हो तो वहाँ आग लग सकता है, ठीक है। तो आप वहीं रहे। वार्न पीपल नॉट टू टच द व्हीकल, है ना, और लोगों को बताएं कि ये जो हमारा गाड़ी लगा हुआ है इसको आप टच ना करें, क्योंकि आपका इंजन स्टॉल हो चुका है, मतलब इंजन ख़राब हो चुका है, इंजन में धुआं आ रहा है या आग लग चुका है या कुछ भी, तो उस केस में आप लोगों को बताएं कि हमने गाड़ी को मत छुको। कॉल और आस्क समवन, कॉल द लोकल इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी, है ना। उस केस में फिर आप खड़ा होंगे और आपको जनरली पता है, मैं बताऊं नहीं भी तो भी आप बोलोगे सर मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो हम सबसे पहले तो लोकल आदमी लोग का हेल्प लेंगे। तो यही चीज़ है, अगर आपके गाड़ी पे कोई वायर गिरता है तो आपको पहले पूरा स्पीड में एकदम गाड़ी भगाना है जितने दूर तक। अगर आपका इंजन स्टॉल हो गया, आपका इंजन ख़राब हो गया, स्पीड में इसलिए भगाना है क्योंकि जो भी टावर का वायर आपके ऊपर गिरा है वो टावर से आप दूर चले जाओ, आप उसके रेंज में ना रहो, ठीक है। आप दूर चले जाओगे तो वोल्टेज कम हो लगेगा आपको। अगर उस केस में आपका इंजन स्टॉल हो जाता है, नीचे उतरने के लिए इसलिए मना किया गया कि नीचे उतरोगे अर्थिंग पकड़ लेगा, तो इंजन स्टॉल अगर आपका हो जाता है तो फिर आप वहाँ पे बाहर निकल सकते हो और फिर वहाँ के लोकल लोगों से आप इमरजेंसी सर्विस से अपना हेल्प मांग सकते हो। लिख रहा है, देखो, नेवर ऑपरेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाइल यू आर स्टैंडिंग इन वाटर, अगर आप पानी में खड़े हो तो कभी भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है। नेवर ऑपरेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाइल स्टैंडिंग इन वाटर, अगर आप पानी में खड़े हो तो कभी भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ खिलवाड़ ना करें। नेवर रिपेयर इलेक्ट्रिकल कार्ड्स या इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, सॉरी कार्ड मैं बोल रहा हूँ, कॉर्ड्स मतलब वायर होता है, या फिर इक्विपमेंट्स, ठीक है, अनलेस क्वालिफाइड एंड ऑथराइज, कभी भी आप किसी भी कोड यानी कि समझ सकते हो, किसी भी बोर्ड को या किसी भी डिवाइस को, है ना, फ्रिज वगैरह या किसी भी चीज़ को, हम लोग होता है ना घर में कुछ खराब हुआ तेज बन के हम लोग टेस्टर लेके लग जाते हैं, सोचते हैं अपने आप को इंजीनियर ही हैं, है ना। तो कभी भी उस तरह के कोड या उस तरह के इक्विपमेंट को बिना जाने, बिना किसी ऑथराइज पर्सन के इंफॉर्मेशन के नहीं खोले, है ना। और आज के समय में अगर ऐसा होता है तो पहले यूट्यूब वगैरह पे चेक कर लो क्या है नहीं है, उसके बाद चेक करो, उसके बाद बनाओ तो सही रहेगा, नहीं तो पता चला वो सामान भी खराब हो गया और तुम भी खराब हो गए, तो ये चीज़ नहीं करना है। हैव अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट हैज़ गॉटन वेट बिफोर एनर्जाइजिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हैव अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन इंस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट हैज़, देखो कितना भी क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है कि अगर कितना भी क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन क्यों ना हो, आपको उसका जो भी सामान है अगर वो भींगा हुआ है, वेट है, तो उसको आपको काम नहीं करने देना चाहिए। पहले उसको आपको बोलिए कि आप वो सुखा लीजिए आप, ठीक है, तब करें काम। इफ़ वर्किंग इन अ डैम्प लोकेशन, आप एक ऐसे डैम्प लोकेशन में वर्क कर रहे हो, है ना, इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स और इक्विपमेंट टू इंश्योर दैट दे आर गुड कंडीशन एंड फ्री टू डिफेक्ट एंड यूज ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफ़ वर्किंग इन अ डैम्प लोकेशन, अगर आप किसी डैम्प लोकेशन यानी कि डाउनवर्ड लोकेशन में काम कर रहे हो, इंस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स मतलब आप इंस्पेक्शन के लिए गए हो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड का या फिर इक्विपमेंट का, ठीक है, तो आप इंश्योर करें कि वो गुड कंडीशन में है ना, और वो फ्री है किससे, तो डिफेक्ट यूज ग्राउंड फॉल्ट सर्किट, मतलब वो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट मतलब जो ग्राउंड के अंदर जो कोई फॉल्ट सर्किट होता है उससे आप फ्री, मतलब वो फ्री है, ठीक है। अगर नहीं है फ्री तो आप इसको मैंने रिपेयर करें, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप कभी भी डैम्प लोकेशन में काम करें कॉर्ड वगैरह का, तो आपको ये चीज़ चेक करना है, GFCI, ठीक है, GFCI माने ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर,
ठीक है। ऑलवेज यूज कॉशन व्हेन वर्किंग नियर द इलेक्ट्रिक, और हमेशा प्रिकॉशन बरतना जरूरी है जब भी आप इलेक्ट्रिक के काम नियर काम कर रहे हो, है ना। एक बढ़िया इलेक्ट्रिशियन वही होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से डरता है, ठीक है, भले उसके पास कितना भी नॉलेज है लेकिन वो डरता है, ठीक। तो ये चीज़ है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, मतलब ये चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, आपने देखा कि किस तरीके कितना खतरनाक है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी और कितने तरह के सिम्बल्स हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे लिए क्या क्या पीपीई किट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, किस तरह का हम जैकेट पहनते हैं, किस तरीके का ग्लव्स हम पहनते हैं, कहाँ हमें किस तरीके का ग्लव्स पहनना है, कहाँ हमें किस तरीके का जैकेट पहनना है ना, किस तरीके का ग्लास हमें कहाँ पहनना है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है पर्सनल पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने थर्ड डेमो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, और एक बार हमारे ऐप पे जाके कोर्स को ज़रूर से ज़रूर देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स परचेस करो। आई होप कि आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा सेकेंड सेम में, बाकी आप खुद समझदार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।